Hello everybody, welcome to our YouTube channel. So basically in this video we are going to discuss about the academic writing and composition BEGG 173. So basically हम previous 3 years के most important questions को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे प्रेम सर ने बनाया है राइट. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट टुडेस वीडियो आपको बस एक बात बतानी है मुझे. ये जून 2026 के अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है और दिसंबर 2026 के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है. So आप new हो YouTube channel में, so please subscribe this channel and also press the bell icon, right? So let's start. So BEGG 173 academic writing and composition, right? So section A से हम start करते हैं. So first question है हमसे क्या पूछ रहा है. um, what are the tasks involved in pre-writing stage in the process approach to writing. So basically simple हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौन कौन से टास्क इन्वॉल्व होते हैं प्री राइटिंग मतलब प्री यानी पहले, राइटिंग यानी लिखना, यानी लिखने से पहले के स्टेज में, लिखने के पहले स्टेज में क्या क्या टास्क इन्वॉल्व रहता है अब राइटिंग में, राइट. सो देखते हैं, अगर मान लो अगर आप कुछ भी लिखते हो तो लिखने से पहले कुछ सोचते हो ना कि हमें ऐसे प्लानिंग करना है, इस तरीके, ऐसे ही नहीं कि आपने कुछ उठाया और ऐसे डायरेक्ट सीधा सीधा लिखते रहे, राइट. प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रक्चर वे में बनता है, राइट. ऑर्गेनाइज्ड वे में बनता है, राइट. सो स्टार्ट करते हैं. द प्री राइटिंग स्टेज इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग. पहला स्टेप रहता है राइटिंग में. इन दिस स्टेज राइटर्स प्रिपेयर राइट एंड प्लान देयर आइडियाज बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल राइटिंग. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सबसे पहले प्लानिंग करते हैं कि इस तरीके से बनाना, और अगर अनसीक्वेंस, बिना सीक्वेंस से अगर ऐसे बना दे तो रीडर्स के लिए भी डिफिकल्ट रहेगा कि यहाँ पे स्टार्टिंग में कि रावण को मार दिया और एंड में राम का जन्म हो रहा है, तो ये तो गलत होगा ना, राइट. तो बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर में ऐसे बनाते हैं. डिफरेंट टास्क आर इन्वॉल्व टू मेक राइटिंग क्लियर एंड ऑर्गेनाइज. बहुत सारे टास्क इन्वॉल्व रहते हैं राइटिंग स्ट्रक्चर को ये सब बनाने के लिए, राइट. आगे बढ़ते हैं. द मेन टास्क इंक्लूड ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज़. जो हमारे जो अपने अंदर के जो आइडियाज़ रहते हैं, राइट, हमारे मन में जो आइडियाज़ चलते हैं वो मेन टास्क रहते हैं. हमें सोचना पड़ता है. सेलेक्टिंग अ टॉपिक, हमें सबसे पहले टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ता है. गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना, सो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना. एंड आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ राइटिंग. फिर हमें एक विजन भी चाहिए कि पर्पस क्या है राइटिंग का, राइट. So writers also thinks about their audience and decide the style tone they should use. Another important task is making an outline to arrange ideas in a proper order. So basically at the end the conclusion is we have to write in a very perfect and detailed as well as short manner, जिससे readers को भी जो है ना easy हो समझाने में, right. So आगे बढ़ते हैं. Pre-writing also includes note making, mind mapping, and research. These activities help writers develop confidence and avoid confusion while drafting. So note making के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. माइंड मैपिंग, जैसे हम जब भी आपको याद होगा कि कॉलेज हो गया, स्कूल लाइफ हो गया, हमारे हमारे टीचर्स नोट्स बनवाया करते थे इस टॉपिक के साथ, इस टॉपिक के, राइट. सो नोट से क्या होता है कि हमें जल्दी समझ में आता है और हम टॉपिक को जल्दी क्लियर कर पाते हैं. उसी तरह माइंड मैप, हम पूरे एक पर्टिकुलर टॉपिक का उसका माइंड मैप बना देते हैं और प्रॉपर रिसर्च करते हैं, राइट. सो दीज एक्टिविटीज हेल्प्स राइटर्स डेवलप कॉन्फिडेंस राइट एंड अवॉइड कन्फ्यूजन को भी अवॉइड करता है, राइट. सो कंक्लूजन क्या निकलता है, थस द प्री राइटिंग स्टेज हेल्प्स राइटर्स ऑर्गेनाइज थॉट्स एंड क्रिएट इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल राइटिंग. सो आई होप यू गाइज you have really understood this, right. Understood. So let's go into the second question. So what is meant by plagiarism in academic writing? How can plagiarism be avoided? So before going to start, we should know that what is the meaning of plagiarism. Plagiarism क्या होता है? Plagiarism वो होता है जब आप किसी का कंटेंट, किसी का राइटिंग, किसी का फिल्म, किसी का पर्टिकुलर टॉपिक, किसी का आइडिया जब आप चुरा लेते हो इन द सेंस किसी का आप यूज़ कर लेते हो, राइट. सो एक टाइप से चुराना ही कहेंगे अगर इनफॉर्मल वे में, राइट. हाउ कैन प्लेगरिज्म बी अवॉइडेड, इसे अवॉइड कैसे किया जा सकता है. सो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन दिया गया प्लेगरिज्म का, उसे समझते हैं. प्लेगरिज्म मीन्स कॉपी पेस्ट वाला वर्क, समझ रहे हो ना. जैसे बचपन में जो हम केवल कॉपी करते थे, किसी अच्छे स्टूडेंट का अगर कॉपी मिल जाता तो हम लिख देते थे और टीचर को दिखा देते थे कि हमने कितना अच्छा किया. दैट इज ऑल्सो ए कॉपिंग वर्क, राइट. एल्स आइडियाज वर्ड्स, क्या या तो वो वर्ड हो सकता है या किसी का आइडिया हम ले सकते हैं या किसी का वर्क और प्रेजेंटिंग ले सकते हैं. जैसे टार्जन फिल्म में जो अजय देवगन ने जो अपना प्रॉपर
डिज़ाइन दिखाया था कार का, राइट? तो उसमें भी वो पैसे देने के लिए रेडी थे पर क्रेडिट देने के लिए रेडी नहीं थे, सो दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ प्लेगरिज्म प्रोबेबली। देम एज वंस ओन्स विदाउट गिविंग प्रॉपर क्रेडिट, मेन बात यही है, क्रेडिट नहीं देते हैं, राइट? इट इज़ कंसिडर्ड अनएथिकल, अनएथिकल माना जाता है इन एकेडमिक राइटिंग बिकॉज इट वायलेट्स ऑनेस्टी एंड ओरिजिनलिटी। सो ये नियम को भंग करता है अपने ईमानदारी का, और ओरिजिनलिटी भी नहीं रहती इसमें, राइट? आगे बढ़ते हैं। प्लेगरिज्म कैन हैपन इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। गाइज मैं एक बात बताऊं आपको, प्लेगरिज्म एक ऐसा टॉपिक है ना, कभी कभार, हर बार नहीं, कभी कभार जो है ये अनइंटेंशनली हो जाता है, गलती से हो जाता है, राइट? एग्जाम्पल के लिए कॉपिंग डायरेक्टली फ्रॉम बुक्स, वेबसाइट्स और आर्टिकल्स विदाउट मेंशनिंग द सोर्स इज प्लेगरिज्म, राइट? कभी कभार गलती से आपने सोर्स नहीं मैं किया कि ये यहाँ का है, कोर्टेसी नहीं मैसेज किया कि ये आज तक से आपने फ़ोटो उठाया है, एनडीटीवी से फ़ोटो उठाया है या कोई आर्टिकल उठाया, राइट? Even using another person's ideas without citation is also plagiarism. So I hope you guys really understood. So बढ़ते हैं अपने आगे। So इसी प्रकार यहाँ पे प्लेगरिज्म के बारे में कुछ लिखा है, वो आप रीड कर सकते हो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, पर जो मेन टॉपिक वो मैंने आपको बता ही दिया। सो हाउ इज एडिटिंग डिफरेंट फ्रॉम रिवाइजिंग, यानी एडिटिंग डिफरेंट कैसे है रिवाइजिंग से, राइट? दोनों का मतलब अलग होता है, एडिटिंग और रिवाइजिंग। एडिटिंग होता है करने से पहले, जब भी हम कुछ लिखते हैं, तो चलो चलो एक बार समझ लेते क्या है। एडिटिंग एंड रिवाइजिंग आर टू टू इम्पॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ राइटिंग बट दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। चलो पढ़ते हैं। रिवाइजिंग मीन्स, पहले समझो रिवाइजिंग क्या होता है। इम्प्रूविंग द कंटेंट एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग, जो भी कंटेंट बन गया उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना और उसको स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना, राइट? In this stage, writers check whether their ideas are several logical and properly connected. They may add new information, remove unnecessary points, or rearrange paragraphs to improve meaning. Right? Now, editing क्या होता है? Editing समझो. Editing, on the other hand, focuses on correcting, right? Language mistakes. It includes checking grammar, spelling, punctuation, sentences formation, and vocabulary. Right? Editing makes the writing accurate and polished. So, whatever we wrote, एडिटिंग तो करना ही पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अगर कहीं से कुछ फालतू का टॉपिक आ गया, जैसे बाहर से कोई आवाज़ आ गया, राइट, बैकग्राउंड साउंड हो गया, तो उसे एडिट कर देते हैं, उसे हटा देते हैं ताकि और ज़्यादा आप उस पर फोकस कर पाओ। इन सिंपल वर्ड्स, रिवाइजिंग improves the quality of ideas while editing correct technical error. Revising is usually done before editing in the writing process, right? So फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर सिटेशंस, व्हाई आर सिटेशन एसेंशियल्स इन एकेडमिक राइटिंग। सबसे पहले सिटेशंस का मतलब समझो। सिटेशंस आर रेफरेंसेस, सिटेशंस आर रेफरेंसेस यूज्ड टू गिव क्रेडिट टू द ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज और कोटेशन यूज्ड इन राइटिंग। कभी कभार आपने कोई वीडियोस देखा होगा, तो उसमें मेनली ध्रुव राठी की एक वीडियो, ध्रुव राठी के मोस्ट ऑफ द वीडियोस में जब भी वो किसी बाहर का सोर्स लेता है, राइट, कोई फोटो इमेज, तो वो नीचे कोर्टेसी डाल देता है। कोर्टेसी का मतलब क्रेडिट होता है कि यहाँ से लिया गया है, राइट? सो व्हाट आर सिटेशन, सिटेशन जो है वही क्रेडिट देना, टू यूज टू गिव क्रेडिट। एंड वाई आर सिटेशन, और ये असेंशियल क्यों है वो डिस्कस करते हैं। आई होप सिटेशंस का मतलब आपको समझ आ गया होगा। दे यूजुअली इंक्लूड द ऑथर्स नेम, टाइटल, पब्लिकेशन ईयर एंड अदर सोर्स। जैसे ऑथर्स नेम प्रेमचंद हो गया, अगर आपने प्रेमचंद जी का कोई टॉपिक उठाया है, कोई टाइटल उठाया है, टाइटल ले सकते हैं पब्लिकेशन का, राइट? पब्लिकेशन ईयर ले सकते हैं, और भी कोई सा बहुत सारे सोर्स रहते हैं, ठीक है? सिटीजन्स आर एसेंशियल इन एकेडमिक राइटिंग फॉर मैनी रीजन्स, बहुत सारे चीज़ों के लिए एसेंशियल है, और इसके बहुत सारे कई कई रीज़न रहते हैं। फर्स्ट, दे प्रिवेंट प्लेगरिज्म बाय एक्नोलॉजिंग द वर्क। सो अगर आप सिटीजन देते हैं, सो ये प्लेगियरिज्म में नहीं आता, क्योंकि आपने ऑलरेडी सोर्स आपने बता रखा है। बट समटाइम इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यू शुड हैव टू आस्क फ्रॉम द ओरिजिनल ऑथर। आपको जो है ना, पहले जो ओरिजिनल है, जो उसके राइटर है, जो भी कुछ है, पहले उससे पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली आपने नाम दे दिया और आप यूज़ कर सकते हैं, एटलीस्ट पूछना भी चाहिए परमिशन के लिए, राइट? ऐसे तो किसी का भी 1,000 करोड़ रुपए का कोई गाना बनाया होगा, उसने अपने चैनल पे डाल दिया और क्रेडिट डाल दिया होगा, ऐसे नहीं होता, राइट? सेकंड, दे इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ राइटिंग, बिकॉज रीडर्स because readers can verify the information. Citations also helps readers locate the original source for further studies. So इसी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। So citations are important part of academic and research writing, right?
सो मेनली आपको सिटेशंस का मतलब समझ में आना चाहिए। अगर आपको सिटेशन का मतलब समझ आ गया, आपको अपने आप मन में आने लगा कि ये होगा तो हम वैसा कर सकते हैं, वो होगा तो हम ऐसा कर सकते हैं, राइट। सो नाउ बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज मेंट बाय एन आर्ग्यूमेंट इन एकेडमिक राइटिंग। आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब होता है एकेडमिक राइटिंग में। An argument in academic writing is a clear opinion or claim that a writer supports with evidence and logical reasoning, right? आर्ग्यूमेंट अगर एकेडमिक राइटिंग में हो रहा है तो ये क्लियर ओपिनियन है कि जो राइटर जो है वो सपोर्ट कर रहा है कि एविडेंस और लॉजिकल रीजनिंग में वो करेक्ट है, राइट। इट इज़ नॉट सिंपली अ फाइट। ये फाइट नहीं होता, लड़ाई नहीं होता, अगर आपको आर्ग्यूमेंट समझ के लग रहा है, और डिसएग्रीमेंट भी नहीं होता। rather it is as well as organized presentation of ideas. An academic argument includes a thesis statement, support points, example, facts, and explanation that the writer tries to convince readers to particular viewpoint is correct and reasonable. A strong argument uh, are based on research, logic, and evidence instead of personal emotions, right? So इसी की तरह यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो आप रीड कर सकते हैं। हाउ इज हाउ इज अ पैराफ्रेज डिफरेंट फ्रॉम ए समरी। चलिए पहले पैराफ्रेज का मतलब समझते हैं। बेसिकली पैराफ्रेज कैसे अलग है, डिफरेंट अलग है समरी से, राइट। समरी बेसिकली सारांश होता है। अगर कोई भी आप स्टोरी पढ़ते हो, अगर उसका सारांश पढ़ लेते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि आखिर क्या हो रहा है स्टोरी में। और इसमें यही पूछ रहा है पैराफ्रेज कैसे डिफरेंट है। सबसे पहले पैराफ्रेज का मतलब समझो। पैराफ्रेज मीन्स रीराइटिंग अ स्पेसिफिक पैसेज इन वंस ओन वर्ड्स व्हाइल कीपिंग द ओरिजिनल मीनिंग अनचेंज। सो पैराफ्रेज का मतलब ये रहता है कि आपने ऑलरेडी एक स्पेसिफिक पैसेज देख लिया और आप उसे अपनी भाषा में लिख रहे हो, अपने अपने सोच के हिसाब से, अपने वर्ड के हिसाब से लिख रहे हो। दैट इज कॉल्ड पैराफ्रेज, राइट। It is usually almost equal in length to the original text and include detailed information, right? Now, what is summary? Summary, on the other hand, presents only the main points and longer text in a shorter form. It removes unnecessary details and focuses on central ideas, right? As I already discussed, पहले मैंने बता दिया summary क्या होता है। So यहाँ पे example दिया हुआ है, but both techniques are useful in academic writing, दोनों useful है, and paraphrasing provide detail whereas summarizing provides consistency। यानी जो paraphrasing जो रहता है ना, ये आपको डिटेल में बताता है, किस वे में, डिटेल वे में, और समराइजिंग शॉर्ट वे में बताता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। What is body paragraph in academic writing? Describe its structure. Body paragraph क्या होता है? Is the main part of academic essay where the writer explain and support ideas related to the topic. पूरा main part जो पूरा related to the topic है, पूरा सबको explain करता है। It contains detailed discussion. डिटेल में, गहराई में बात होती है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से बात होगी, बिल्कुल गहराई में बात होगी, राइट। द बॉडी पैराग्राफ्स यूजुअली यू हैज़ थ्री मेन पार्ट्स। इसके बेसिकली तीन मेन पार्ट्स होते हैं, डिस्कस करते हैं कौन कौन से। पहला है टॉपिक सेंटेंस, राइट। और टॉपिक सेंटेंस दूसरा, पहले देखते हैं टॉपिक सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोड्यूसेस द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। ये मेन आइडिया इंट्रोड्यूस करता है, जो टॉपिक मेनली जो टॉपिक रहता है ना, उसमें मेन आइडिया डिस्कस करता है। फिर दूसरा है सपोर्टिंग सेंटेंस, जैसे उसका एक्सप्लेनेशन में हो गया, एग्जांपल, फैक्ट्स, एविडेंस, ये सब हो गया, सपोर्टिंग में आता है। फिर एट द एंड कंक्लूडिंग, समराइज करते हैं शॉर्ट वे में, ऐसा ऐसा हुआ है, लिंक, टेक्स्ट, नेक्स्ट आइडिया, ये सब कर सकते हैं। ऑल सेंटेंसेस इन द पैराग्राफ शुड बी कनेक्टेड एंड फोकस्ड ऑन सेंट्रल आइडिया। मेन जो सेंट्रल आइडिया सभी उसी पे फोकस करता है। प्रॉपर ट्रांजिशन शुड बी ऑल्सो यूज्ड इन स्मूथ फ्लो, राइट। सो क्वेश्चन 8 पे बढ़ते हैं। व्हाई इज फीडबैक इंपॉर्टेंट इन द राइटिंग प्रोसेस। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चंस एज फार एज आई थिंक, राइट। कैसे समझो। सो फीडबैक इंपॉर्टेंट क्यों है राइटिंग प्रोसेस में। सबसे पहले समझो फीडबैक का मतलब क्या होता है। लाइक आप कुछ भी अपना स्टोरी लिख रहे हो, राइट, स्टोरी लिख रहे हो, राइट, स्टोरी लिख रहे हो, कोई भी आपने अपना मूवी बनाया, राइट, मूवी, या आपने फॉर एग्जांपल आपने टीच कर रहे हो, ठीक है। सो आप जो है ना, जैसे कोई भी अगर ये आपका ऑडियंस कंज्यूम कर रहा है, आपका स्टूडेंट देख रहा है, तो आप उससे पूछो कि कहाँ पे कुछ, कहीं पे कुछ कमी रही, क्या मैंने अच्छे से पढ़ाया, जो कमी है तो वो बेशक बताओ। उसी को फीडबैक कहते हैं, ताकि आप नेक्स्ट मूव में इम्प्रूव कर सको, राइट। सो इम्पॉर्टेंट क्यों है फीडबैक राइटिंग प्रोसेस में, वो समझते हैं। सो फीडबैक क्या होता है। फीडबैक
is the important part in the writing process because it helps writers improve their work. As I already told you, feedback may come from टीचर से आ सकता है, क्लासमेट से आ सकता है, एडिटर से आ सकता है, स्टूडेंट से आ सकता है, अ, और भी जो भी कंज्यूम करता है उससे आ सकता है, राइट? Through feedback, writers can identify mistakes, unclear ideas, weak arguments, and grammatical errors. It also helps writers understand how readers view their writing. Positive feedback increases confidence, while constructive criticism helps in improvement. Right? So, इसी तरह जो है फीडबैक जो है लोगों को बताता है कि हाउ कैन दे बी बिकम और मोर इफेक्टिव, राइट? कैसे वो और ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके में, कैसे वो और ज़्यादा ग्रोथ हो, उससे ये पता चलता है, राइट? Now, briefly describe the three basic techniques used to analyze a text. हमें तीन बेसिक टेक्निक बताना है जिससे हम टेक्स्ट को जो है एनालाइज कर सके, जो भी लिखा हुआ है, वट एवर यू रोट, उसे हम एनालाइज कर सके, उसे समझ सके और अच्छी तरीके से। तीन बेसिक पिलर क्या हो सकते हैं, बेसिक टेक्निक क्या हो सकते हैं? सो तीन बेसिक टेक्निक है: डिस्क्रिप्शन, इंटरप्रिटेशन, इवेल्यूशन। वट एवर यू रोट, दैट इज डिस्क्रिप्शन। इंटरप्रिटेशन, लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में पढ़ने के बाद। इवैल्यूएशन, क्या निकल रहा है उसमें निष्कर्ष, राइट? डिस्क्रिप्शन मीन्स आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ टेक्स्ट सच एज थीम, लैंग्वेज, स्ट्रक्चर एंड स्टाइल. It answers the question, what does the text say, right? Now, interpretation means understanding the deeper meaning and purpose of the text. It explains the writer's ideas, message, and intentions. Now, evaluation means judging the quality and effectiveness of the text. Readers examine whether the arguments, language, and structure are strong and convincing. So, these techniques help reader understand a text more deeply and critically. They are commonly used in academic studies and literary analysis. So, how is persuasive writing different from argumentative writing? Give example. So, persuasive writing कैसे different है argumentative writing में, डिस्कस करते हैं। Persuasive writing and argumentative writing both try to convince readers, but they use different method. जो दोनों जो है रीडर को कन्विंस करने में मदद करते हैं, बट दे यूज डिफरेंट, दोनों डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। परसुएसिव राइटिंग क्या होता है, मेनली अपील्स टू इमोशन में खेल रहता है, पर्सनल ओपिनियन रहता है और बिलीव्स में रहता है, विश्वास में। और जो राइटर जो है वो यही ट्राई करता है कि जो रीडर्स को जो है इन्फ्लुएंस करे इमोशनली, भावनात्मक वे में। एग्जाम्पल के लिए, एन एडवर्टीजमेंट एनकरेजिंग पीपल टू बाय अ प्रोडक्ट इज परसुएसिव राइटिंग। कोई भी कोई भी प्रचार हो गया, एडवर्टीजमेंट, वो यही लोगों को बताना है कि आप ये प्रोडक्ट खरीदो, परसुएसिव वे में, राइट? बट आर्गुमेंटिंग राइटिंग क्या होता है, समझो। फोकसिंग ऑन लॉजिक, ये मेन लॉजिक पे रहता है, फैक्ट पे जो एक्चुअल है, एविडेंस पे एंड रिसर्च पे। द राइटर प्रेजेंट बैलेंस्ड आर्गुमेंट एंड सपोर्ट्स क्लेम्स विद प्रूफ। फॉर एग्जांपल, एन ऐसे डिस्कसिंग वेदर सोशल मीडिया अफेक्ट्स स्टूडेंट एजुकेशन इज आर्गुमेंटिंग राइटिंग। सो यस, so persuasive writing is more emotional while argumentative writing is more logical and evidence based, right? आगे बढ़ते हैं। So what aspects should be considered while writing a business proposal? हम क्या क्या एस्पेक्ट कंसिडर कर सकते हैं जब हम बिजनेस प्रपोजल के लिए राइटिंग करें? तो पढ़ते हैं। अ बिजनेस प्रपोजल शुड बी क्लियर, प्रोफेशनल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। क्लियर होना चाहिए, प्रोफेशनल औपचारिकता वे में होना चाहिए और बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। सेवरल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मस्ट बी कंसिडर्ड व्हाइल राइटिंग। सो फर्स्ट, द प्रपोजल शुड क्लियरली एक्सप्लेन द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। प्रपोजल जो है क्लियर होना चाहिए और एक्सप्लेन करे उसके ऑब्जेक्टिव को। इट शुड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड प्रोवाइड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करे क्या है और उसका सोल्यूशन भी दे। द लैंग्वेज शुड बी फॉर्मल, सिंपल एंड कन्विंसिंग। मैंने जैसे कि आपको बताया, लैंग्वेज फॉर्मल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, जितना सिंपल रखोगे उतना बढ़िया, और कन्विंसिंग, मनाने वाला होना चाहिए, ताकि जो सामने वाला बंदा जो है पढ़ के वो मान जाए, राइट? इस तरीके से लिखना चाहिए। तो ये ऐसे ही कुछ पॉइंट है, ये आप रीड कर सकते हो। सो व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रमोशनल पैराग्राफ? प्रमोशनल पैराग्राफ के एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, चलिए पढ़ते हैं। A promotional paragraph is written to advertise or promote a product, service, event, or idea. It should attract readers and encourage them to take action. So, promotional paragraph नाम में ही आंसर छुपा है, प्रमोशन मतलब प्रचार, राइट? सो एक ऐसा आर्टिकल जिसमें किसी प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट हुआ हो, राइट? तो उसके सर्विस के बारे में, इवेंट के बारे में। फॉर एग्जांपल, गोदरेज फ्रिज, इसकी ये खासियत है, इतने लीटर का है और ये इतने स्टार्स का है और इतना यूनिट देता है,
यानी अच्छी-अच्छी बातें लिखेंगे, पूरे साल में इतना बिजली का कंज़म्पशन होगा, राइट? इसमें इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है। दिस इज़ ऑल्सो प्रमोशनल पैराग्राफ वेयर राइटर राइट अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड एक्सप्लेन टू द रीडर्स एंड सो दैट जो ऑडियंस जो भी रीड कर रहे हैं, राइट? वो उसे परचेज़ करें। सो इसी के बारे में पूरा नीचे लिखा हुआ है, वो आप रीड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने सेक्शन बी पे, जो है ओके, what are the what are the foundational elements of critical thinking? Yes, that's a question. What is actually, I think it's very important. So what are the foundational elements of critical thinking? क्रिटिकल थिंकिंग के क्या क्या फाउंडेशनल एलिमेंट्स है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग हम जो है ना, कभी भी हमें जो है ना एक पॉइंट व्यू से नहीं सोचना चाहिए। अलग अलग तरीके से, अलग अलग एक्सपेक्ट से सोचना चाहिए कि कहाँ पे हम केयरफुली, लॉजिकली और इंडिपेंडेंटली एक्सपेक्ट कर सके कि कहाँ पे क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक पर्टिकुलर कोई सिचुएशन आता है, उदाहरण के लिए मान लो कि आपको एक स्टोरी लिखना है जिसमें आपको अर्जेंटली नहीं, ऐसे ही घूमने के लिए अचानक से प्लान बन गया, आपके फ्रेंड ने बोला कि कल आपको वृंदावन घूमने जाना है, राइट? सो अब आपको सोचना पड़ेगा कि अगर मेरे पास कुछ अचानक से अगर कुछ परिस्थिति आ जाए और कहीं घूमने जाना पड़े, तो क्या घर में सब कुछ ठीक रहेगा? जो मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे सब कुछ ठीक रहेगा? या मुझे अभी घूमने जाना ही है, अगर अचानक से कोई परिस्थिति आ गई? तो हमें पूरा क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ेगा और जो हमारा बेस्ट पॉसिबल वे होगा, उसी पे हमें जाना चाहिए, राइट? जिससे बाकी सब भी अफ़ेक्ट ना हो। हाउ कैन दे हेल्प इन डेवलपिंग गुड राइटिंग स्किल्स? और वो कैसे क्रिटिकल थिंकिंग जो है कैसे मदद कर सकता है कि आप एक अच्छे राइटर बन सके, अच्छी राइटिंग स्किल्स आपकी इंक्रीज हो, राइट? पढ़ते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स थिंकिंग केयरफुली, राइट, लॉजिकली एंड इंडिपेंडेंटली, यानी आप केयरफुली सोचो सारे एक्सपेक्ट को, लॉजिक बने, ऐसे नहीं कि अंधाधुन आपने कुछ भी सोच लिया, राइट? इंडिपेंडेंटली यानी अपने पूरे आज़ादी रूप से सोचो, राइट? बिफोर एक्सपेक्टिंग और एक्सप्रेसिंग आइडियाज़। बिफोर एक्सपेक्टिंग, आप अपने फ्रेंड का वृंदावन जाने का प्लान एक्सपेक्ट करने से पहले सोचो, मुझे 1-2 घंटे का टाइम दे, पहले मुझे सोचने दे, राइट? ऐसे मैं नहीं बता सकता, राइट? एक्सप्रेसिंग आइडियाज़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एकेडमिक राइटिंग बिकॉज इट हेल्प्स राइटर्स प्रेजेंट क्लियर एंड मीनिंगफुल आर्ग्यूमेंट। सो बेसिकली दिस इज द ऑल कंक्लूजन, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में नीचे लिखा हुआ है, ये सारा आप रीड कर सकते हैं। सो क्वेश्चन 2, explain the characteristics of an argumentative text. What strategy would you adopt to write an effective argumenting text, right? सो इसमें अब हमें बताना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स, आर्गुमेंटिव टेक्स्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, और व्हाट स्ट्रेटजी वुड यू अडॉप्ट टू राइट एन इफेक्टिव आर्गुमेंटिव टेक्स्ट। क्या क्या आप स्ट्रेटजीज ले सकते हैं वाइल राइटिंग द इफेक्टिव आर्गुमेंटिव टेक्स्ट, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। An argumenting an argumentative test is a type of writing in which the writer presents a clear opinion or claim and supports it with facts, evidence, and logical reasoning. Its main aim is to convince readers. So basically, claim होता है, support रहता है उनका facts को दिखाना, evidence को दिखाना, logical reasoning को दिखाना, और इनका main aim यही रहता है कि readers को जो है convince करने का, right? So ये था हमारा अब तक। अब आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्गुमेंटिव राइटिंग, यहाँ पे आप इनकी विशेषताएं रीड कर सकते हैं, राइट? और स्ट्रेटजीज रीड कर सकते हैं इफेक्टिव राइटिंग के, और कंक्लूजन, राइट? सो व्हाट इज़ कॉपीराइट लॉ? कॉपीराइट लॉ क्या रहता है? जैसे कि मैंने आपको बताया प्लेगरिज्म, अगर किसी का चीज़ कॉपी कर सकते हैं, उसका अगर कोई कॉपी कर लेता है, फिर जो जिसका कॉपी किया उसका तो नुकसान होगा, तो उसके लिए भी कुछ कानून है, इसीलिए कॉपीराइट लॉ है। व्हाट शुड राइटर्स ऑफ एकेडमिक टेक्स्ट बी अवेयर ऑफ इट? क्या चीज़ जो एकेडमिक टेक्स्ट के जो राइटर जो रहते हैं उसको अवेयर होना चाहिए? Copyright law is a legal rule that protects the original work of creators such as writers, artists, musicians and researchers. So, कॉपीराइट लॉ वही होता है, एक कानून होता है जो बचाता है कि ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल ही रहे, वो राइटर का हो, आर्टिस्ट का हो, म्यूजिशियन का हो या रिसर्चर का हो, ओरिजिनलिटी बनी रहना चाहिए। इट गिव्स क्रिएटर द राइट टू कंट्रोल द यूज, कॉपिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ देयर वर्क। सो बेसिकली इसी के बारे में पूरा यहाँ पे राइटर के जो भी ओरिजिनलिटी ये सब लिखा हुआ है, ये सब आप रीड कर सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कॉपीराइट अवेयरनेस, प्रिवेंट प्लेगरिज्म को स्टॉप करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रहता है उसको प्रोटेक्ट करना, एकेडमिक को ऑनेस्टी बनाए रखना,
और लीगल पनिशमेंट, कोई सजा वजह से बचाए रखना, राइट, लीगल कानूनी रूप से। और प्रमोट करता है कि ओरिजिनल राइटिंग और अच्छी होनी चाहिए, ताकि लोगों के मन में भरोसा ना उठ जाए कि कोई सब कॉपी ही करते रहे, राइट। सो व्हाट इज कॉपीराइट, हु इज द ओनर ऑफ कॉपीराइट? सो कॉपीराइट बेसिकली, आप प्लेगरिज्म एक टाइप का समझ सकते हैं। कॉपीराइट बेसिकली ये होता है कि अगर आप किसी का चीज़ कॉपी कर लेते हो तो आप कॉपीराइट दे सकते हो, राइट। सो कॉपीराइट इज अ लीगल राइट गिवन टू क्रिएटर्स फॉर प्रोटेक्टिंग देयर ओरिजिनल वर्क। सो ये एक टाइप का लीगल राइट रहता है जिसमें आप क्रिएटर को जो है कॉपीराइट दे सकते हो, क्योंकि आपने क्योंकि क्रिएटर ने ओरिजिनल, जो आपका जो ओरिजिनल वर्क है उसे कॉपी किया। इट प्रिवेंट्स अदर from copying, publishing, or using the work without permission. Copyright applies to books, articles, music, films, painting, and digital content. So this is all about copyright. So आप इसके बारे में read कर सकते हैं यहाँ से. So why is editing important in writing? एडिटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है राइटिंग में, राइट, एंड हाउ इज एडिटिंग डिफरेंट फ्रॉम रिवाइजिंग, राइट। सो डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली एडिटिंग क्या होता है? एडिटिंग जो भी आपने लिखा है उसको एडिट करना, उसके ग्रामेटिकल मिस्टेक, वोकेबलरी, सेमी कॉलन, ये सब, राइट। और हाउ इज एडिटिंग डिफरेंट फ्रॉम रिवाइजिंग? रिवाइजिंग से कैसे एडिटिंग डिफरेंट है? एडिटिंग इज एन इंपॉर्टेंट स्टेज इन डिफरेंट राइटिंग प्रोसेस बिकॉज इट इम्प्रूव द एक्यूरेसी एंड क्वालिटी ऑफ राइटिंग। सो एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है राइटिंग प्रोसेस में, क्योंकि ये एक्यूरेसी और क्वालिटी ऑफ राइटिंग को बनाए रखता है। इट हेल्प्स रिमूव लैंग्वेज मिस्टेक्स एंड मेक्स दी टेक्स्ट क्लियर एंड प्रोफेशनल, राइट। सो इसी प्रकार कंक्लूड एक बार देखते हैं रिवाइजिंग क्या होता है। रिवाइजिंग फोकस ऑन इम्प्रूविंग आइडियाज, ऑर्गेनाइजेशन एंड content. Writers may add, remove, or rearrange information during revision, right. So editing however focuses only on correcting. Editing जो है correcting पे focus करता है, language and formatting mistakes में, right. So इसी के बीच आप difference देख सकते हैं रिवाइजिंग एंड एडिटिंग के, ये आप रीड कर सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एडिटिंग के रीड कर सकते हैं। अब बढ़ते क्वेश्चन 6 में। डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस प्रपोजल। बिजनेस प्रपोजल के हमें स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है, राइट। सो a business proposal is a formal document written to offer products, service or solutions to a client or organization. सो बिजनेस प्रपोजल वही रहता है, एक टाइप ऑफ फॉर्मल डॉक्यूमेंट रहता है जो इस प्रकार से लिखा रहता है कि क्लाइंट को प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, सोल्यूशन के बारे में बताया जाता है। एक गुड बिजनेस प्रपोजल फॉलोज अ क्लियर स्ट्रक्चर। अगर आप कोई गुड बिजनेस, अपना व्यवसाय का प्रपोजल अगर किसी को दे रहे हो तो वो क्लियर स्ट्रक्चर में होना ही चाहिए, राइट। सो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए बिजनेस प्रपोजल का? टाइटल होना चाहिए, फिर उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, फिर सोल्यूशन, पहले तो प्रॉब्लम बताना है फिर उसका सोल्यूशन भी बताना है, फिर उद्देश्य बताना है, उसका क्या उद्देश्य है, क्या आखिर होना चाहता है, सारा सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर बजट और टाइमलाइन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बेनिफिट्स और कंक्लूजन, फिर इंपॉर्टेंट फीचर्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन 7 पे। सो the question is, what aspects should be considered while writing a book review? बुक रिव्यू लिखते वक्त क्या क्या हम एक्सपेक्ट कंसिडर कर सकते हैं, राइट। जब भी आप कोई किताब लिखो, राइट, अब क्या क्या सोच के लिखोगे, राइट। राइट अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ अ बुक यू हैव रिसेंटली रीड। अब जो है ना, आप रिसेंटली अगर कोई बुक रीड किए हो तो उसका ब्रीफ रिव्यू करो कि आखिर उसमें ऐसी क्या खास बात थी जो आपको बहुत अच्छी लगी, राइट। अ बुक रिव्यू इज़ अ क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ अ बुक। अगर आप कोई बुक रिव्यू देते हो, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकली वे में आपको सोचना पड़ेगा। वाइल राइटिंग अ रिव्यू द राइटर शुड एक्सप्लेन द कंटेंट, स्टाइल, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द बुक। तो जब भी आप रिव्यू लिखो किसी बुक का, तो राइटर को जो है ना पूरी तरह से उसका कंटेंट, स्टाइल, स्ट्रेंथ, वीकनेस सब कुछ बताना चाहिए, राइट। सो क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं? एस्पेक्ट्स टू कंसिडर, सबसे पहले टाइटल एंड ऑथर्स नेम, और मेन थीम उसका स्टोरी, यानी मेन सारांश क्या है उस स्टोरी का, राइट। राइटिंग स्टाइल एंड लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और आइडियाज़, जो मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, प्रोटैगनिस्ट मतलब जो मेन कैरेक्टर है, राइट, उसके भी नाम आपको लिखना पड़ेगा, और जो अदर साइड कैरेक्टर्स है वो भी, उसके आइडियाज़, उसकी ताकत और कमजोरी के बारे में, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, पर्सनल ओपिनियन और रिकमेंडेशन, राइट। अ रिव्यू शुड बी बैलेंस्ड एंड ऑनेस्ट। बैलेंस्ड और ऑनेस्ट वे में होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन में उसको दिखाना चाहिए, राइट। सो इसी तरह
ब्रीफ रिव्यू आप उसका दे सकते हैं। रिसेंटली आई हैड विंग्स ऑफ फायर रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम। इट इज़ एन इंस्पायरिंग ऑटोबायोग्राफी दैट डिस्क्राइब्स हिज जर्नी फ्रॉम हिज सिंपल विलेज। कुछ इस तरीके से जो है ना आप बुक का रिव्यू दे सकते हैं, तो इसे आप रीड कर सकते हैं। सो बढ़ते क्वेश्चन 8 पे। आइडेंटिफाई एनी फोर डिसिप्लिन्स कवर्ड बाय अंडर ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़ में कोई चार डिसिप्लिन आपको लिखना है, फाइन करना है जो ह्यूमैनिटीज़ में हो, राइट। और उसको डिस्कस भी करना है इन जनरल फीचर और एकेडमिक राइटिंग इन दिस डिसिप्लिन्स, राइट। चलिए देखते हैं। सो ह्यूमैनिटीज़ इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट फोकसेस ऑन ह्यूमन कल्चर। ह्यूमैनिटी एक ऐसा फील्ड है जहाँ ह्यूमन कल्चर पे फोकस किया जाता है, उसके सोसाइटी पे फोकस किया जाता है, उसके लैंग्वेज पे फोकस किया जाता है। जो फोर इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन्स हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं लिटरेचर, हिस्ट्री, फिलोसफी, लिंग्विस्टिक। सो इन एकेडमिक राइटिंग में जो है इन ह्यूमैनिटीज़ हैज़ सम कॉमन फीचर्स जो है एनालिटिकल, डिस्क्रिप्टिव और आर्ग्यूमेंटिव। राइटर एक्सप्लेन आइडियाज क्लियरली एंड सपोर्ट देम विद एग्जांपल्स, एविडेंस एंड रेफरेंसेस। सिंपल लैंग्वेज में। आई होप यू ऑल रियली अंडरस्टूड। ह्यूमैनिटीज राइटिंग क्या होता है? ह्यूमैनिटीज राइटिंग ऑफन, अक्सर, इंक्लूड्स इंटरप्रिटेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अक्सर ये इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है, अपने सोचने की शक्ति पे और क्रिटिकल थिंकिंग पे। राइटर्स एनालाइज टेक्स्ट, इवेंट्स और थ्योरीज फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। प्रॉपर सिटेशन एंड फॉर्मल लैंग्वेज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इस हिसाब से जनरल फीचर दिए गए हैं, वो आप रीड कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स रीड कर सकते हैं, राइट। सो व्हाट एक्सपेक्ट्स, नाइन्थ क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है व्हाट एक्सपेक्ट शुड बी कंसिडर टू मेक परसुएसिव राइटिंग इफेक्टिव। जो परसुएसिव राइटिंग को है हम और ज़्यादा बेहतर कैसे बना सकते हैं? Persuasive writing aims to convince readers to expect an idea or take action. To make persuasive writing effective, the writer must use clear arguments and attractive language. So ये आइडिया पे डिपेंड करता है, एक्शन पे डिपेंड करता है परसुएसिव राइटिंग। सो हमें एट्रैक्टिव लैंग्वेज में और क्लियर वे में हमें बनाना चाहिए, राइट। सो द राइटर शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड द ऑडियंस को, जो पढ़ने वाले हैं उसे समझना चाहिए कि उन्हें किस प्रकार का चीज़ पसंद आ रहा है, एंड देयर इंटरेस्ट, उनको क्या चीज़ का इंटरेस्ट है। स्ट्रॉन्ग रीजन्स, एग्जाम्पल्स एंड इमोशनल अपील शुड बी यूज केयरफुली। द राइटिंग शुड बी क्लियर, ऑर्गेनाइज एंड कन्विंसिंग वे में होना चाहिए, राइट। सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आप पढ़ सकते हैं, एग्जाम्पल रीड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 पे। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन एकेडमिक राइटिंग। क्रिटिकल थिंकिंग के इम्पोर्टेंस हमें एक्सप्लेन करना है। क्रिटिकल थिंकिंग का हमें इम्पोर्टेंस हमें एक्सप्लेन करना है एकेडमिक राइटिंग में, राइट। क्रिएटिव थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एकेडमिक राइटिंग। क्रिएटिव थिंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एकेडमिक राइटिंग में। क्यों? समझो। इट हेल्प्स राइटर्स एनालाइज इंफॉर्मेशन केयरफुली। जो राइटर को जो है हेल्प करता है पूरी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करने में, यानी इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा केयरफुली, राइट। एंड प्रेजेंट लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, तो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट को भी प्रेजेंट करने में मदद करता है। इट एनकरेजेज इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग, राइट। सो academic writing requires writers to evaluate evidence, compare ideas, and form clear conclusions. Critical thinking helps writers avoid false information and weak argument. It also improves problem solving and decision making skills, right? So इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, और इम्पोर्टेंस इसकी क्रिटिकल थिंकिंग के डेवलप करता है, लॉजिकल रीजनिंग में इम्प्रूव्स करता है क्वालिटी को, हेल्प्स इन एनालाइजिंग एविडेंस, प्रोत्साहित करता है ओरिजिनलिटी पे, और राइटिंग को क्लियर और एक उद्देश्यपूर्ण बनाता है। तो इसी तरह आप इसका एग्जाम्पल रीड कर सकते हैं और कंक्लूजन, राइट। सो क्वेश्चन 11। सो हमें डिस्कस करना है, डिस्कस द प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग। राइटिंग में क्या क्या प्रोसेस है उसके हमें डिस्कस करना है, राइट। क्या क्या अप्रोच हो सकते हैं राइटिंग में। The process approach in writing focuses on different as a step-by-step activity rather than a single task. It encourages planning, drafting, revising, and improving writing continuously. Right. So, मेन स्टेजेस ऑफ प्रोसेस राइटिंग के क्या हो सकते हैं? प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, एडिटिंग, पब्लिशिंग, फाइनल ड्राफ्ट, राइट। सो ये मेन प्रोसेस हो सकते हैं। सो अब इसके एडवांटेजेस और एग्जांपल्स आप रीड कर सकते हैं, राइट। सो क्वेश्चन 12 पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एकेडमिक द ऑनेस्टी इन एकेडमिक राइटिंग।
हमें इम्पोर्टेंस ऑफ एकेडमिक ऑनेस्टी एकेडमिक राइटिंग में बताना है क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सो एकेडमिक ऑनेस्टी क्या होता है? एकेडमिक ऑनेस्टी मतलब प्रेजेंटिंग ओरिजिनल वर्क एंड गिविंग प्रॉपर क्रेडिट टू अदर्स आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन। हमें जो है ओरिजिनल वर्क को प्रेजेंट करना पड़ता है, जिसमें हम प्रॉपर क्रेडिट देना पड़ता है लोगों को आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन में। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इन एकेडमिक राइटिंग। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है एकेडमिक राइटिंग में, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो अकेडमिक ऑनेस्टी हेल्प्स मेंटेन ट्रस्ट। ये ट्रस्ट भरोसा में मदद करता है। फेयरनेस यानी बिल्कुल साफ सुथरा काम है। एंड इंटेग्रिटी यानी उस तरफ जाने में इन एजुकेशन एंड रिसर्च में, राइट। राइटर्स मस्ट अवॉइड प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म से दूर रहना चाहिए। अब मैंने इतना बार प्लेगरिज्म का कंसेप्ट समझा दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया व्हाट इज़ प्लेगरिज्म। चीटिंग, चीटिंग से दूर। एंड कॉपिंग, दूसरों का कॉपी ना करें। प्रॉपर सिटेशंस एंड references should always be used, right? Now, importance of academic honesty builds trust and credibility। भरोसा बनाता है और credibility बढ़ाता है, और प्लेगरिज्म से प्रिवेंट करता है, बचाता है, और एनकरेज करता है ओरिजिनलिटी पे, राइट। सो इसी तरह आप ये एग्जांपल्स रीड कर सकते हो और कंक्लूजन। नाउ बढ़ते क्वेश्चन 13 पे। 13 में हमसे क्या पूछ रहा है? डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एकेडमिक राइटिंग। एक अच्छे एकेडमिक राइटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें डिस्क्राइब करना है। गुड एकेडमिक राइटिंग इज क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड, फॉर्मल और एविडेंस। यानी वट एवर यू रोट इन एकेडमिक सेक्शन, इन पढ़ाई के वे में कुछ भी, एकेडमिक मतलब पढ़ाई का कुछ भी काम जो आप कर रहे हो, राइट। सो उसे आप और अच्छे से कैसे बना सकते हो? अगर क्लियर वे में समझा रहे हो, ऑर्गेनाइज वे में प्रॉपर डेटा के हिसाब से आप बना रहे हो, फॉर्मल वे में औपचारिक वे में बना रहे हो, और एविडेंस बेस्ड बार ग्राफ, ये सब डायग्राम, ये सब आप यूज़ करके बना रहे हो। यानी एक एग्जैक्ट एविडेंस भी तो होना चाहिए कि आप इसके तहत बना रहे हो। इट्स मेन पर्पज इज टू कम्युनिकेट आइडियाज इफेक्टिवली एंड लॉजिकली, राइट। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग: क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, फॉर्मल टोन एंड स्टाइल। सो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। सो इसके एग्जाम्पल एकेडमिक राइटिंग इंपॉर्टेंस और कंक्लूजन ये आप रीड कर सकते हो, राइट। नाउ explain the role of drafting, revising and editing in the writing process। so हमें जो है एक्सप्लेन करना है ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग और एडिटिंग को। आखिर ये तीनों जो है, सॉरी गाइस एक सेकेंड, जो ये तीनों चीज़ है, जो ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग और एडिटिंग जो है, ये तीनों क्या रोल निभाते हैं, क्या रोल निभाते हैं राइटिंग प्रोसेस में, यानी हमें लिखते वक्त ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग और एडिटिंग क्या रोल निभाते हैं, वो हमें एक्सप्लेन करना है, राइट। तो चलिए करते हैं। सो ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग एंड एडिटिंग आर इम्पॉर्टेंट स्टेजेस इन द राइटिंग प्रोसेस। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेजेस है, राइट। टुगेदर दे हेल्प इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ राइटिंग। ये सब जो है राइटिंग के क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। सो ड्राफ्टिंग का क्या मतलब होता है? ड्राफ्टिंग मीन्स राइटिंग द फर्स्ट वर्जन ऑफ द टेक्स्ट। फर्स्ट वर्जन के टेक्स्ट को हमें राइट करने में मदद करते हैं। Writers freely express ideas without worrying too much about mistakes. It helps in developing content। बेसिकली जो है ना, बुक लिखने से पहले जो है ना, फर्स्ट वर्जन हमें लिखना पड़ता है कि इस तरीके से। पहले खाली ड्राफ्ट बनाते हैं, वो ओरिजिनल नहीं रहता जो कि आप पोस्ट करोगे एकेडमिक में। वो फुली प्लानिंग स्ट्रक्चर ड्राफ्ट बनाते हैं, अगर हम ऐसा करें तो ऐसे, इससे क्लियरिटी आती है, राइट। सो नेक्स्ट है रिवाइजिंग एंड एडिटिंग। सो रिवाइजिंग focuses on improving ideas and organization। Writers may add details, removes unnecessary points and rearrange paragraphs। Revising improves clarity and meaning। so एक ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाते हैं, उसमें डिटेल्स ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं अननेसेसरी पॉइंट्स को, और रीअरेंज करते हैं पैराग्राफ्स को, राइट। सो एडिटिंग क्या होता है? एडिटिंग करेक्ट्स ग्रामर, ग्रामर को करेक्ट करता है, स्पेलिंग को सही करता है, पंचुएशन एंड सेंटेंसेस एरर्स को ठीक करता है। इट गिव्स द फाइनल पॉलिश टू राइटिंग एंड इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी, राइट। सो इसी तरह इसके इम्पोर्टेंस और स्टेज हो गए, वो आप रीड कर सकते हो, और एग्जाम्पल आप रीड कर सकते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन 15, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ पैराफ्रेसिंग एंड समराइजिंग इन एकेडमिक राइटिंग। अच्छा, हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके हैं, इसी इसी पीडीएफ में। आई थिंक ये इसे दो बार डाल दिया, राइट, 2 टाइम्स। तो आप इसे पहले देख सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व इन एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग के डिफरेंट स्टेजेस को हमें डिस्कस करना है।
सो बेसिकली गाइज इसमें एक चीज़ है जो 16 क्वेश्चन है, जो है एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व इन एकेडमिक राइटिंग, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है, राइट। ये रिपीटेड है, आई थिंक 17 एंड 18 भी रिपीटेड है। वट स्ट्रेटजी शुड बी अडॉप्टेड टू राइटिंग इन इफेक्टिव पर्सुअल मैनर, ये वाला भी हमने डिस्कस कर चुका है, राइट। एंड ये लास्ट है जिसमें मैंने आपको समझाया था परसुएसिव एंड आर्गुमेंटिव राइटिंग को हमें डिटेल में समझाना है, जो कि हमने ऑलरेडी कर चुका है। सो बढ़ते अब हम सेक्शन सी में, राइट। सो सेक्शन सी में हमसे क्या पूछ रहा है, तो सेक्शन सी में कंपोजिशन ऐसे राइटिंग वाला हमारा है 15 मार्क्स का, राइट। सो सबसे पहले जो है ना, हमें इसमें ऐसे राइटिंग करना है। सेक्शन सी में आपको, सेक्शन सी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसे राइटिंग लिखो, और आपको पर्टिकुलर टॉपिक दे देगा। सो पहला टॉपिक है कीपिंग द कॉलेज कैंपस क्लीन एंड ग्रीन, योर रोल एज ए स्टूडेंट। यानी आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पे राइटिंग लिखना है। वो टॉपिक का नाम है कि आपको अपने कॉलेज कैंपस को क्लीन रखना है और ग्रीन, हरा भरा बनाए रखना है पेड़ पौधे से। सो आपका रोल क्या होगा एज ए स्टूडेंट, तो इसमें आपको एक ऐसे राइटिंग लिखना है जिसका 15 मार्क्स तक का आंसर आपको देना पड़ेगा। 15 मार्क्स का आप जो है एटलीस्ट मिनिमम 4 पेजेस से 6 पेजेस तक आप लिख सकते हैं, राइट। सो a clean and green college campus creates a healthy and peaceful environment for students and teachers, right? Students, just a second, guys. Call is coming. So basically, students play an important role in maintaining cleanliness and protecting nature on the campus. Students should avoid throwing garbage, वो कूड़ा फेंकने से बचे। Here and there they must be a dustbin properly. डस्टबिन का सबसे मुझे मेन चीज़ इंडिया में यही लगता है कि डस्टबिन बहुत कम है। अगर लोगों को कूड़ा फेंकना भी है तो कहाँ फेंकेंगे? देयर शुड बी अ डस्टबिन, राइट। So this should also participate in cleanliness drives and awareness programs organized by college. So अपना वो क्लीननेस ड्राइव से अवेयरनेस ये सब का प्रोग्राम्स हैं वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, राइट। एंड ट्रीज एंड टेकिंग केयर गार्डन्स, जो प्लांटिंग ट्री प्लांटिंग कर सकते हैं, अपने गार्डन की देखभाल कर सकते हैं, कैंपस को ग्रीन और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। सो इसी प्रकार ये सारा ऐसे है जिसे आप रीड कर सकते हैं। सो दूसरा ऐसे है मेजर्स टू बी टेकन टू प्रिजर्व आर हिस्टोरिक मोन्यूमेंट्स। जो हमारे हिस्टोरिक मोन्यूमेंट्स हैं, जैसे बहुत सारे हिस्टोरिक मोन्यूमेंट्स जो हमारे पुराने हैं, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं ताकि वो बचे रहें। तो पढ़ते हैं, हिस्टोरिक मोन्यूमेंट्स आर इंपॉर्टेंट सिंबल्स ऑफ आर culture, history and heritage. They help us to learn about the past and attract tourists from different places. Therefore it is necessary to protect and preserve them. सो बेसिकली टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए, बट ऐसा नहीं कि टूरिस्ट के लिए हम बचा कर रखें। ये हमारे सिंबल को भी दिखाता है, हमारे हिस्ट्री को दिखाता है। पीपल शुड अवॉइड राइटिंग ऑन वॉल्स और डैमेजिंग मॉन्यूमेंट। बच्चे जो लोगों को जो है ना, नहीं कुछ भी जो हिस्ट्री मॉन्यूमेंट्स है वहाँ पे कुछ भी राइटिंग वाइटिंग उन्हें डैमेज ना करे। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड अ प्रॉपर सिक्योरिटी एंड रेगुलर मेंटेनेंस फॉर देयर साइट्स। सो सरकार को जो है, गवर्नमेंट को जो है प्रॉपर एक रेगुलर मेंटेनेंस सिक्योरिटी उन्हें देनी चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज टू टीच पीपल द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग मॉन्यूमेंट्स, राइट। सो pollution near historical places should also be controlled because it damages old buildings. Strict laws and penalties must be applied against those who harm monuments. Students and citizens also should participate in cleanliness campaigns around these places. So पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट और लोगों को, सिटीजनशिप जो वहाँ के रह रहे हैं, सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्लीनिंग कैंपेन चलाना चाहिए, राइट। टूरिस्ट शुड फॉलो रूल्स एंड मेंटेन डिसिप्लिन while visiting monuments. Media and educational institutions can be spread awareness and about the heritage conversation, right, conservation. सो इसी प्रकार अपना आ जाता है। फिर इसी के हिसाब से आप आर्टिकल लिख सकते हैं, रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अपने पर्यावरण को बचाए रखने के लिए आप यानी बोले तो स्टूडेंट, आपको आपका क्या क्या रोल है, आप क्या क्या कर सकते हो अपने पर्यावरण को बचाए रखो, अपने पहाड़ पेड़ पौधे को बचाए रखो। तो इसके बारे में आप आर्टिकल लिख सकते हैं, राइट। इसे आप रीड कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल एजुकेशन इन मॉडर्न सोसाइटी। अभी जो आजकल की तकनीकी दुनिया है, डिजिटल एजुकेशन बोले तो अपना फ़ोन हो गया, राइट, अपना कंप्यूटर हो गया, राइट, कंप्यूटर हो गया, जिसमें ये सब डिजिटल एजुकेशन है, राइट। सो डिजिटल एजुकेशन को मॉडर्न सोसाइटी में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, आप विशेषताएं बता सकते हैं। जैसे अभी आप किसी टीचर के पास ऑफलाइन ना जाके आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सो दिस इज़ ऑल्सो डिजिटल एजुकेशन। सो आप अपने विचार लिख सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट है
सोशल मीडिया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फॉर स्टूडेंट। सो बेसिकली सोशल मीडिया आज के ज़माने में कौन यूज़ नहीं करता जिनके पास फ़ोन नहीं है। जिसके पास फ़ोन है वो सोशल मीडिया यूज़ करता है, ऑफ कोर्स सी बात है, राइट, ज़्यादातर केसेस में, जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब। सो आपको इसका जो एडवांटेज यानी अच्छाइयाँ बताना है और डिसएडवांटेज बुराइयाँ बताए। एडवांटेज यानी आप डिजिटल एजुकेशन, अर्निंग, ये सब कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस आजकल के लोग जब रील्स वील्स देखने अपना पेशेंस लेवल खो दिए हैं और टाइम वेस्ट करते हैं, ये सब आप लिख सकते हैं, राइट। सिक्स्थ है इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन स्टूडेंट्स लाइफ। आप स्टूडेंट हो, ठीक है, और स्टूडेंट का मतलब ही होता है तब, राइट, यानी आपके लिए डिसिप्लिन जो है ना, क्या क्या इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन हो सकते हैं वो आपको लिखना है यहाँ पे, राइट। सो ये सब आप लिख सकते हो अपने विचारों के सहित, राइट। सो सेक्शन डी में है प्रमोशनल परसुएटिव राइटिंग, राइट। सो परसुएटिव राइटिंग के बारे में आपको लिखना है, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रमोशनल पैराग्राफ फॉर ए न्यू लैपटॉप मॉडल फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। यानी एक टाइप का जो है ना, बचपन में हम पढ़ा करते थे विज्ञापन, राइट, जिसमें हमें लिख के बताना पड़ता था कि ये सेल 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 कोलगेट आपके दांत को सफ़ेद कर दे। उसी तरीके से आपको भी इसमें लिखना है, एक टाइप का प्रमोशनल पैराग्राफ लिखना है। नए लैपटॉप मॉडल आपको दिखाना है कि आपके पास नया लैपटॉप मॉडल आया, कॉलेज स्टूडेंट को बेचना है, उसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो आप अपने विचार यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये इस कंपनी का है, इसमें ये फीचर है, एचडी स्क्रीन है, राइट, और शट डाउन नहीं होता, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, प्रोजेक्ट्स, ये सब आप ऑनलाइन लर्निंग ये सब कर सकते हो। तो अपने विचार आप लिख सकते हो इसमें, राइट। सो दूसरा है प्रमोशनल पैराग्राफ फॉर लॉन्चिंग ए न्यू लैपटॉप। आपको न्यू लैपटॉप लॉन्च करना है, तो उसके लिए आपको एज एडवर्टीजमेंट पैराग्राफ बनाना है। तो आप लिख सकते हो उसके विशेषताएं, नेक्स्ट डिज़ाइन, ये अल्ट्रा डिज़ाइन, लैपटॉप डिज़ाइन, स्टूडेंट प्रोफेशनल सब यूज़ कर सकते हैं, बिजनेस यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं, फास्ट परफॉर्मेंस होता है, ये सब आप इसमें लिख सकते हैं, यानी अपने विचार इसमें लिख सकते हैं, आप ये रीड कर सकते हैं, राइट। सो थर्ड है प्रमोशनल पैराग्राफ फॉर ए न्यू मोबाइल। आपने एक न्यू मोबाइल बनाया है, राइट, सॉरी, न्यू मोबाइल का आपको एक एडवर्टीजमेंट करना है, राइट। तो आपको प्रमोशनल पैराग्राफ बनाना है, तो इसमें आप जो है ना उसके स्पेसिफिकेशन लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, नोवा एस 5G स्मार्टफोन आया है जिसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, लाइफ जो उसकी बैटरी लाइफ है बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत टाइम तक चलेगा और फास्ट वे में चलता है, हैंग नहीं करता। और दिस फ़ोन कम्स विद स्टाइलिश लुक में आता है, बहुत ही पावरफुल बैटरी है, हाई क्वालिटी है, राइट, 5G फ़ोन है, राइट, और लार्ज एचडी डिस्प्ले है। ये सब आप उसके बारे में लिख सकते हो, राइट। और फोर्थ है फोर्थ एंड आई थिंक द लास्ट टॉपिक, राइट। सो परसुएसिव पैराग्राफ प्रमोटिंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स फॉर स्टूडेंट्स। जो है आपको एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताना है। जैसे मान लो कोई सॉफ्टवेयर है, राइट, कोई सॉफ्टवेयर है, उसमें आपको स्टूडेंट को बताना है कि यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग हो सकता है, राइट, ऑनलाइन लर्निंग हो सकता है, उसके बारे में आपको एडवर्टीजमेंट करना है, राइट। तो आप क्या क्या लिख सकते हो, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैव बिकम वेरी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड, राइट। आज के टाइम पे ऑनलाइन लर्निंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है डिजिटल वर्ल्ड में। दीज प्लेटफॉर्म्स अलाउ स्टूडेंट्स टू स्टडी एनी टाइम एंड एनी वेयर यूजिंग स्मार्टफोन, लैपटॉप्स एंड इंटरनेट, राइट। आजकल के टाइम में इंटरनेट, लैपटॉप होना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। स्टूडेंट्स कैन Students can attend live class, watch recorded lectures and access notes and practice tests easily. ऑनलाइन लर्निंग सेव्स टाइम, यानी आपको सबसे पहले विशेषताएं बताना है क्या क्या इसमें हो सकता है, राइट। फिर अपने प्रोडक्ट के बारे में, जो भी सॉफ्टवेयर है, ये सब के बारे में बता सकते हैं। सो ये आप ऐसे रीड कर सकते हैं जो कि स्टूडेंट के एकेडमिक परफॉर्मेंस यानी उनके पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गुड होगा। क्या होगा? गुड, राइट। सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई वांट टू से यू। सो आई होप यू गाइज आपने यहाँ तक सब कुछ समझ लिया हो, एंड आशा करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बढ़िया जाए। सो आई थिंक गाइज इट्स ऑल इनफ फॉर यू गाइज, सो लेट्स एंड द वीडियो गाइज, बाय।